ओलंपिक का आज शानदार और रंगारंग समापन हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान पूरा ओलंपिक स्टेडियम दुल्हन की तरह सजा धजा नजर आया। भव्य कार्यक्रम में हुई शानदार लाइट शो ने सभी का दिल जीत लिया। इस दौरान भारतीय दल की अगुवाई बजरंग पूनिया ने की। रविवार को टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले ओलंपिक स्टेडियम में खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया और फिर लाइट शो, म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इस सेरेमनी में भारत की ओर से कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर दल का नेतृत्व किया। आखिर में पेरिस का झंडा फहराकर आगामी ओलंपिक की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईओसी के अध्यक्ष ने ओलंपिक के झंडे को पेरिस के मेयर के हाथों में सौंप दिया और इसके बाद फ्रांस का राष्ट्रगान बजाया गया। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक का आज समापन हो गया। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए स्टेडियम में दर्शक नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसका लुत्फ उठाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जापान की सरकार को ओलंपिक गेम्स के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। भारत के लिहाज से बात करें तो टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है। ओवरऑल ओलंपिक के नज़रिए से देखते हैं तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने यहाँ 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल समेत 7 मेडल जीते हैं। जेवलिन थ्रो और हॉकी में तो इतिहास रचा है। आपको बता दें कि अब अगला ओलंपिक 2024 में होगा, जिसकी मेजबानी पेरिस करेगा। ताज नगरी आगरा के अंदर बीजेपी की तरफ से संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। ब्रज की इस संगठनात्मक बैठक में जेपी नड्डा ने योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कहा कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्री और विधायकों के टिकट अगले विधानसभा चुनाव में कट सकते हैं। बैठक में जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है। अब कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे। केंद्र के साथ राज्य सरकार की सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में जन जन तक पहुंचाएं। बूथ को मजबूत बनाइए, प्रवास की संख्या बढ़ाइए। संगठन के निर्धारित कार्यक्रमों को 100% धरातल पर उतारना है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें हर समय विचार करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बूथ को मजबूत करना है और संगठन के कामों को विस्तार से आगे बढ़ाना है। जो आगामी योजनाएं हैं उसको धरातल पर पूरा करना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया और अब ये जो शब्द है वो सियासी बयानबाजी और वार पलटवार को शुरू कर चुका है। तो आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि उनके अब्बाजान तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उनके इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। हमारा आपका झगड़ा मुद्दों को लेकर हो सकता है। अगर वो मेरे पिताजी के लिए कुछ कहेंगे तो मैं भी उनके पिताजी के बारे में बहुत कुछ कह दूंगा, इसलिए मुख्यमंत्री अपनी भाषा पर संतुलन रखें। वहीं अब यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव की आपत्ति पर सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि उन्हें अब्बा शब्द से आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह भी तो अखिलेश को टीपू कहकर बुलाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब्बा शब्द उर्दू का अच्छा और मीठा शब्द है, अखिलेश का वो नफरत क्यों है। वह अपने पिता को डैडी बोल सकते हैं जो अंग्रेजी शब्द है, पिताजी तो कहते नहीं हैं, तो अब्बा से उन्हें किस बात पर नफरत है, उन्हें सोचना चाहिए। सिद्धार्थ ने पूछा कि उर्दू के शब्दों को लेकर उनके अंदर नफरत क्यों आ गई है। अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए। 2022 में विधानसभा चुनाव है यूपी में और इसी को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और ऐसे में कई शब्द जो हैं वो अपनी सियासी जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में जारी जंग के बीच यूएनएससी में भारत की अगुवाई में दहशतगर्दों के खात्मे को लेकर महामंथन हुआ। इस दौरान दूसरी ओर अफगानिस्तान के राजदूत ने पाकिस्तान को भरी महफिल में बेनकाब कर दिया। वहीं अमेरिका ने भी तालिबान पर एयर स्ट्राइक की है, जो साफ तौर पर एक साथ एक मंच पर बड़ी शक्तियों का तालिबान के खिलाफ एकजुट होने की तस्दीक करता है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सेना के बीच जारी जंग के बीच हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में यूएनएससी के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने अफगानिस्तान में स्थिति में काबू पाने और वहां के हालात पर मंथन के लिए बड़ी बैठक बुलाई। इस दौरान भारत की अगुवाई में 15 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर मंथन हुआ। वहीं भारत ने इस बैठक में पाकिस्तान की एंट्री को बैन कर वैश्विक परिवेश में पाक की बड़ी किरकिरी की है, जिससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और उसने कहा है कि यूएनएससी के मंच को पाक के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस बीच अमेरिका ने भी तालिबान के ठिकानों पर हमले तेज करते हुए बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें करीब 200 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।
यूएनएससी में अफगानिस्तान को लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए शिकंजा कसने की जरूरत है उन ताकतों पर जो आतंकियों को पनाह देते हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए इमरान खान के आतंकी प्रेम को सरेआम सबके सामने ला दिया है और साफ तौर पर बताया है कि कैसे पाकिस्तान तालिबान की मदद करता है। देश के उन अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस योजना के लाभार्थियों के लिए 9वीं किस्त 2000 रुपये की जारी करेंगे। पीएम ऑफिस ने एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी सोमवार यानी कल दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ बातचीत कर देश को संबोधित भी करेंगे। अगर आप किसान योजना के लाभार्थी हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं, तो सबसे पहले आपको लाभार्थियों की लिस्ट चेक करनी चाहिए। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाकर फार्मर्स कॉर्नर ऑप्शन पर जाए। बेनिफिशियरी लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आपके सामने होगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों के तहत सीधे बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र की जाती है। अब तक 1.38 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि किसान परिवारों के खातों में ट्रांसफ़र की जा चुकी है और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं किस्त के तौर पर 2,000 रुपये और जारी करेंगे। देश के पश्चिमी छोर पर बसे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में आज 3 खबरें महत्वपूर्ण रही जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाएगा। इसके चलते सीमा सुरक्षा बल आगामी 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करेगा ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त को देखते हुए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि बीएसएफ पूरे साल तारबंदी पर मुस्तैद रहती है, लेकिन इन दिनों निगरानी कड़ी रहेगी। इस ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सारा मैन पावर बॉर्डर पर रहेगा और यहां तक बीएसएफ के अधिकारी भी सरहद पर ही तैनात रहेंगे। कमांडेंट का हेडक्वार्टर सीमा पर रहेगा और वे अलर्ट के दौरान वहीं मौजूद रहेंगे। बीएसएफ इस दौरान पूरी तरह से भारतीय खुफिया एजेंसियों के संपर्क में रहेगी और किसी भी तरह के इनपुट पर बीएसएफ सजग रहेगी और बीएसएफ के निगहबान दिन व रात पहरा देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर, जैसलमेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास लगते हुए 5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके अनुसार सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में आगामी 2 अक्टूबर तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिए 6:30 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगस्त को देखते हुए सरहद से लेकर शहर तक पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट और मुस्तैद है और किसी भी क्षेत्र में थोड़ी सी हरकत होते ही किसी भी नापाक इरादों पर निगाहें जमाए हुए हैं। किसानों को आर्थिक रूप से संबल देने के उद्देश्य से गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। आज नागौर जिला मुख्यालय पर अजमेर डिस्कॉम के नागौर सर्किल में आज इसका आगाज किया गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की विधिवत शुरुआत आज अधीक्षण अभियंता आर.बी. सिंह ने जागरूकता वैन के जरिए शुभारंभ किया गया। नागौर जिले में करीब 20,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जहां पर 10 HP के विद्युत कनेक्शन के लिए 20,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो वहीं 10 HP से अधिक लोड आने पर 36,000 किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस योजना में सोलर प्लांट के जरिए 32 GSS स्थापित होने के साथ ही 32 फीडर के जरिए किसानों को विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत 10 HP 1,000 प्रति माह के विद्युत बिल आने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना में लघु और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए बिजली निःशुल्क मिलेगी। नागौर जिले में विद्युत शिद्दत भी कम होने की बात कही जा रही है।
राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट रखा गया है, जहां पर किसानों को राहत दी जाएगी। डूंगरपुर जिले में साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं डूंगरपुर की साइबर टीम साइबर क्राइम को रोकने में काफी बड़ी भूमिका निभा रही है। डूंगरपुर की साइबर टीम ने अब तक 30 लाख रुपए की ठगी के शिकार लोगों को उनकी रकम वापस दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अभिषेक मीणा, राहुल त्रिवेदी, हेमेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। अब तक 30 से 35 ट्रेनिंग अटेंड कर साइबर अपराध निपटने के लिए काफी हद तक सक्षम हो गए हैं। डूंगर पुलिस की साइबर सेल में पिछले 6 माह में उनके पास आए 100 से अधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक अधिकारियों के माध्यम से ठगों के खातों को ब्लॉक करवाया गया और करीब 30 लाख रुपए की राशि रिफंड करवाई गई, जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि साइबर क्राइम के ठगी के शिकार लोगों समय पर सूचना दें तो 90% मामलों में रकम वापस दिलाने की गारंटी रहती है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत तत्काल साइबर क्राइम विशेषज्ञों या 155260 पर दे सकते हैं।